ये कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक मिरर है कि कैसे एक कंपनी पैसे को घुमाती है, छुपाती है या चुराती है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, एक एम्प्लॉय हैं या फिर एक जॉब सीकर हैं या सिर्फ एक क्यूरियस पर्सन है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। जहाँ पे मैं मिलन, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। बायजूस को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लाइट में डिकोड करेंगे कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। अब इमेजिन करो कि एक बंदा है जो केरला में एक टीचर है जिसका नाम है बायजूस रविंद्र। वो अपने फ्रेंड्स को प्लस गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाता है और उसका टीचिंग स्टाइल इतना पॉपुलर होता है गांव में कि लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि ये इसको एक प्रोडक्ट बनाए और बेचे। इसी से 2015 में बायजूस नाम की एक ऐप का जन्म होता है, जो ऐप आगे चल के कोविड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। एक्चुअली कोविड में हुआ क्या, कोविड में पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुए क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे थे बच्चे और वो घर पे ही थे। सो उनको लगा कि उनका बहुत ज़्यादा एजुकेशनल लॉस हो रहा है। उसी टाइम पे बायजूस को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन डायरेक्ट टू होम क्लासेस दे रहे थे। इसी टाइम पर बायजूस का वैल्यूएशन जो $1 बिलियन था वो बढ़कर $22 मिलियन पहुंच गया और इन्वेस्टर्स की वहाँ पर लाइन लग गई। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जैसे जनरल अटलांटिक या फिर चेन जुकरबर्ग्स इनिशिएटिव, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए आगे आए। और फीफा वर्ल्ड कप में आपने मेसी को बायजूस की जर्सी पहने तो देखा ही होगा। इसके बाद बायजूस ने सिर्फ पढ़ाना ही नहीं छोड़ा, जब उनके पास पैसे आ गए उन्होंने एक बाइंग स्प्री शुरू कर दी। उन्होंने पहले खरीदे आकाश एजुकेशन सर्विसेज, व्हाइट हाउस जूनियर, जनरल लर्निंग, एपिक जो एक यूएस में एंटिटी थी, थिंकर जो एक यूएस में एंटिटी थी और जियोजेब्रा जो एक ऑस्ट्रेलियन एंटिटी थी। और इन सबको खरीदने के लिए बायजूस ने 2021 से 2 साल के अंदर $2.65 बिलियन खर्च कर दिए। ये सब तब ठीक लगता है जब कंपनी ग्रो कर रही हो, लेकिन एक चीज़ थी जो सबको दिख नहीं रही थी और उसमें बहुत सारे राज छुपे थे। वो थी इन सब कंपनीज की एक्विजिशन कॉस्ट। बायजूस जब इन सब कंपनीज को एक्वायर कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा गुडविल रिकॉग्नाइज कर रहा था। आइए समझते हैं अकाउंटिंग में ये गुडविल टर्म होता क्या है। अकाउंटिंग में जब हम किसी कंपनी की वैल्यूएशन से ज़्यादा पैसा देते हैं उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो वो जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं उसको हम गुडविल करके बुक्स में रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ये गुडविल एक होप होती है कि फ्यूचर में हमें उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ऐसे ही जब बायजूस ने व्हाइट हाउस जूनियर को एक्वायर किया तो बायजूस ने उसको $300 मिलियन पे किए, जबकि व्हाइट हाउस जूनियर का रेवेन्यू सिर्फ 16 करोड़ रुपए था। इससे उसका मल्टीपल निकल के आता है 137x, जबकि इंडस्ट्री में मल्टीपल 3 to 10x मैक्सिमम दिया जाता है। और ये गुडविल, जो ये सारा एक्स्ट्रा पैसा गया, ये सारा गुडविल में रिकॉग्नाइज हो गया सिर्फ फ्यूचर की ग्रोथ की उम्मीदों में कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी, लेकिन वो ग्रोथ कभी आई ही नहीं। इस सब के बाद एक रेड फ्लैग आया। रेड फ्लैग क्या था? फाइनेंशियल ईयर 2021 की एनुअल रिपोर्ट जो फाइल हो जानी चाहिए थी मार्च 2021 के बाद, वो फाइल होती है सितंबर 2022 में, मतलब पूरे 18 महीने बाद। ये कुछ ऐसा है कि कंपनी अपना रिपोर्ट कार्ड 18 महीने बाद पब्लिश करे कि उनको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है या उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। लेकिन प्रॉब्लम आई मेन इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई या फिर ये डिक्लेयर की गई और एमसीए में फाइल की गई, तब बताया गया कि कंपनी ने जो रेवेन्यू किया है वो है 5014 करोड़ रुपीस। पर पॉइंट ये नहीं था, प्रॉब्लम है इस रेवेन्यू को कमाने के लिए कंपनी ने काफ़ी पैसा खर्च किया और उससे कंपनी को लॉस हुआ 8,245 करोड़ रुपीस। इसका मतलब कंपनी को ₹1 कमाने के लिए ₹1.64 खर्च करने पड़ रहे थे। इसके बाद तो मानो जैसे रेड फ्लैग्स आने की लाइन लग गई। पहले डिलॉयट ने एज एन ऑडिटर रिजाइन कर दिया, फिर बोर्ड में से जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनके मेंबर ने रिजाइन कर दिया और उन सब ने रीजंस साइड किया कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और उनको सब चीज़ें सही से डिक्लेयर नहीं की जा रही। ऑडिटर का रिजाइन करना एक न्यूक्लियर साइन होता है। ये कुछ ऐसा है कि डॉक्टर बीच सर्जरी में सर्जरी छोड़कर चला जाए। ऑडिटर्स ने रिज़ाइन क्यों किया या डिलॉयट ने बायजूस से रिज़ाइन क्यों किया, ये तो एक्चुअली किसी को भी नहीं पता और ये ऑफिशियली कहीं डिक्लेयर भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि उसी टाइम पर बायजूस ने एक $1.2 बिलियन का लोन लिया था। उसी टाइम पर बोर्ड मेंबर्स ने रिज़ाइन किया था। बोर्ड मेंबर एक्चुअली कंपनी को डायरेक्शन देते हैं, कंपनी के डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, कंपनी को चलाने में हेल्प करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब वो ही लोग कंपनी को छोड़ के भागने लगे तो उन्होंने अंदर कुछ तो ऐसा देखा है जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। अब आते हैं असली कहानी पे। 2021 नवंबर में बायजूस ने कंपनी बनाई, यूएस में एक सब्सिडरी डेवलप की
जिसका नाम था बायजूस अल्फा INC। इस कंपनी का काम था $1.2 बिलियन रुपीस उठाना, ये कह के कि ये बिजनेस ग्रोथ में काम आएंगे और आगे उनको कहीं और भेज देना। बायजूस ने ये इंटरनेशनल बैंक से करीब 10,000 करोड़ रुपए उठाए, लेकिन मार्च 2022 में बायजूस ने इस लोन के रीपेमेंट में एक डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद बैंक ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। करीब इसी वक्त अप्रैल से जुलाई 2000 के बीच में जो बायजूस अल्फा INC थी उसके अकाउंट से 533 मिलियन डॉलर ट्रांसफर होते हैं कैमशाफ्ट कैपिटल फंड को। कैमशाफ्ट कैपिटल फंड एक हेज फंड था जिसको एक से 20 साल का या मिड-20s का बंदा मैनेज कर रहा था, जिसका नाम था विलियम मॉर्टन। ये हेज फंड मियामी के एक पैनकेक हाउस में रजिस्टर्ड ऑफिस बना के काम कर रहा था। ये 533 मिलियन सिर्फ कैमशाफ्ट के पास नहीं रुके। कैमशाफ्ट ने ये 533 मिलियन डॉलर आगे एक OCI लिमिटेड कंपनी को दे दिए। OCI लिमिटेड से कभी पैसे वापस आए ही नहीं, और US बैंक्रप्सी कोर्ट में जब ये केस चला तो जज ने साफ से बोल दिया द हेज फंड वॉज अ शैम एंड आई एग्री। मतलब उनका कहना था कि जो ये हेज फंड है एक शैम है, और वो उस बात से एग्री करते हैं। नवंबर 2025 में फिर एक रूलिंग आई जिसमें बायजूस रविंद्रम को पर्सनली लायबिलिटी ठहराया गया फॉर $1.07 बिलियन के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ रुपए के लिए। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल भी कुछ ऐसा ही है। ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है जिसमें एक कंपनी SVP बनाती है, जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोला जाता है, और उसमें पैसा ट्रांसफर करती है, और फिर ये लेयर बाय लेयर पैसा आगे ट्रांसफर होता रहता है और हर एक लेयर पे जाके कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है। लेकिन जब बायजूस के केस में ये चीज़ ट्रेस की गई तो ये बहुत ज़्यादा ईजिली एविडेंट था कि ये पैसा सिर्फ मूव कराया गया है, बिकॉज दैट कैमशाफ्ट फंड वॉज अ शैम एज पर द जज। तो ये सारा एक एविडेंस निकल के आया कि बायजूस ने जो किया है वो एक फ्रॉड है। इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है, जब ये केस इंडिया में आया तो MCA जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने बोला कि बायजूस में सिर्फ गवर्नेंस के इश्यूज हैं या फिर उनकी गवर्नेंस में थोड़े से फॉल्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको फ्रॉड नहीं बोला। लेकिन US में इसी केस को प्रॉपर्ली फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया के लॉस थोड़े कम स्ट्रिंजेंट है एज कम्पेयर टू US। और US में जब बायजूस रविंद्रन ने कोर्ट के अंदर नवंबर 2005 में सारे एविडेंसेस डिक्लेयर या सबमिट नहीं करे तो वहाँ की एक रूलिंग आई और उसके थ्रू उनको पर्सनली लायबल ठहरा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे लॉज थोड़े से एग्रेसिव हैं जो कि इंडिया में इतने एग्रेसिव नहीं है। ये एक लेसन भी है इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर इंडिया में किसी कंपनी को क्लीन चिट मिला है तो इसका मतलब नहीं है कि उसने कोई फ्रॉड कमिट नहीं किया। अगर कंपनी 2 रेगुलेशंस या फिर 2 रेगुलेटर्स के अंडर काम कर रही है तो आपको दोनों रेगुलेटर्स पढ़ने चाहिए, और 2 अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रही है तो आपको दोनों जगह के रूलिंग पढ़ने चाहिए, तभी आप उसको एक्चुअली समझ पाएंगे। ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो एक्चुअली बायजूस में हुई और इंडियन लिस्टेड कंपनी में भी अप्लाई होती हैं। आपको हर क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, हर एनुअल फाइलिंग्स पर ये चीज़ें चेक करनी चाहिए और उसी के बाद अपना कोई डिसीजन बनाना चाहिए। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ कहीं पर भी प्रेजेंट लगती है तो आपको उसको और डिग एंड डाइव करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए, उसी के बाद किसी डिसीजन पर आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आगे देखेंगे कि इन रेड फ्लैग्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कमिंग वीडियोस में। प्लस मैं एक चेकलिस्ट भी अपलोड करूंगा, आप उस चेकलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि बायजूस ने इन फ्रॉड को कैसे किया, और आप इन फ्रॉड को कैसे स्क्रीनर या किसी ऐप पर जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी और कंपनीज के लिए।